हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व किया था और मैंने ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और करंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है कोई भी चीज़। सिंपल फार्मूलेस को हमको याद रखना है और उन फार्मूलेस पे किस तरीके से वैल्यू को हम अगर वहाँ पे पुटअप करेंगे ऑटोमेटिकली हमारे आंसर्स एकदम सही आएंगे। रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि हमको 12th तक पढ़ना है और 11th में तो हम ये सब नहीं पढ़ेंगे, परंतु 12th में हमको ये सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इसके बारे में बहुत ब्रीफली हमें पढ़ना पड़ेगा। आज हम जिस बात में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि कौन कौन से फैक्टर्स रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ। तो क्या बोलता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मतलब जितना ज़्यादा लेंथ रहेगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो बोलता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to the length of the wire। मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब ये हुआ जितना ज़्यादा लेंथ रहेगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। दूसरा फैक्टर है क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑल्सो अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये बोलता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to the cross section area of the conducting wire। मतलब रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया है। मतलब अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया कम होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। ये एक वायर मान लेते हैं हम इस पेन को और आप देखिए ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ब्लैक पार्ट इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा और ये क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम अपने घरों में जो फ्यूज़ लगाते हैं ना, आपने देखा होगा फ्यूज़ वायर बहुत पतला सा होता है, उसको मोटा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जितना पतला वायर होगा एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे ही वोल्टेज हाई होगा ऑटोमेटिकली हीट प्रोड्यूस होगी और वो मेल्ट हो जाएगा। इसलिए आज हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तक पढ़ने वाले हैं। और तीसरी बात आती है टेम्परेचर टेम्परेचर का मतलब हीट से रिलेटेड है। टेम्परेचर मतलब ताप, हीट। मतलब कि टेम्परेचर इज नॉट रिलेटेड टू हीट। एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ व्हाट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, ठीक है, हीट। तो टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मतलब कितना किस डायरेक्शन पे हीट फ्लो कर रही है हम उसको उसका
टेम्परेचर बोलते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें, वैसे टेम्परेचर अलग चीज़ है और हीट अलग चीज़ है। टेम्परेचर इज मेज़र करते हैं हम टेम्परेचर से डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, ठीक है, एनर्जी। जो हीट है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसका डायरेक्शन क्या उसको हम पता करते हैं। तो टेम्परेचर में दो चीज़ें हुई। नंबर वन, फॉर प्योर मेटल, for pure metal by increasing temperature, resistance also increases. Number two, alloy. By increasing temperature, resistance decreases. तो यहाँ पर टेम्परेचर से रिलेटेड वाली बात आ गई भाई कि टेम्परेचर में जो है प्योर मेटल में क्या होता है, जैसे कॉपर एक प्योर मेटल हुआ और एल्युमिनियम एक प्योर हो गया, जो सिल्वर है प्योर हो गया। तो इसमें किसी प्रकार का कोई मिक्सचर नहीं है। तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा वहाँ पे। और एलॉय में हम देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करते तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से सेमीकंडक्टर, आजकल सेमीकंडक्टर का ज़माना है। आप देखते हैं एलईडी, बहुत सी चीज़ें जो आज एलईडी से बनकर हमारे सामने आ रही हैं, ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। आप देखिए यहाँ पर आप एलॉयज में जो चीज़ें लग रही है वैसी उसमें लगता है। वो बोलता है सेमीकंडक्टर में बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो इस तरीके से सेमीकंडक्टर में भी होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और चौथी और अंतिम बात आती है मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि वायर किस मटेरियल से बना है। तो मटेरियल सबसे अच्छा है सिल्वर। सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होता है किससे, कॉपर से। कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है किससे, एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस कम होता है आयरन से। तो इसका मतलब हम मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करने लगे कि भाई ये कौन सा मटेरियल है, कौन सा, जैसे कि यहाँ पर सिल्वर का रेजिस्टेंस एकदम कम है, कॉपर का रेजिस्टेंस सिल्वर से ज़्यादा है, और एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस कॉपर से ज़्यादा है, और इस तरीके से आयरन का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा। तो सबसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, और वो है सिल्वर। तो सिल्वर जो है बहुत महंगा है, इसलिए हम उसको लगा नहीं सकते, तो इसलिए हम ज़्यादातर कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। आप देखोगे कि आजकल कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बर्तन जो आ रहे हैं आजकल चाय बनाने के लिए, गैस के ऊपर हम रखते हैं, दूध गर्म करने के लिए और खाना बनाने के लिए कुकर्स आ रहे हैं, उसके नीचे देखिए कॉपर लगा हुआ है। क्यों? कि उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो स्पेसिफिक हीट होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कॉपर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो हमारे पास जो कॉपर है वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और यहाँ पर इसका स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इसलिए इसका कंडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई, और वो आई कि भाई कि रजिस्टिविटी क्या है। तो रजिस्टिविटी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड किया, एक लेंथ के ऊपर और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर। तो हम रजिस्टिविटी के बारे में देख रहे हैं कि रजिस्टिविटी क्या है। तो पहला बोलता है फर्स्ट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। दूसरी बात हमारी समझ में आई कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब वायर की थिकनेस, तो वायर की थिकनेस जो है ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर हम इसको कंबाइनिंग द वैल्यू we get R is inversely proportional to
L upon A and R equals to rho L upon A। तो हमारे पास ये जो रो है, इस रो को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहे हैं हम यहाँ पे। ये जो रो है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड इट depends upon material of the medium। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन से मटेरियल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर इसके यूनिट सिस्टम में आते हैं। यूनिट तो हमारे पास R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, तो रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, तो दैट इज ये हो गया ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, दैट इज ओम। मीटर इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की हमको यूनिट भी मिल गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और वो है एक रेजिस्टेंस और दूसरा क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हम एक कुछ सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं फॉर्मूले में। R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। इफ L इक्वल्स टू 1 मीटर एंड एरिया इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, तो R इक्वल्स टू कितना हो गया, रो। इसका मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल इफ द लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज यूनिटी। अगर हम यूनिटी मतलब 1 होता है कि रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया एक 1 के बराबर हो, तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आई, और वो था R इज इक्वल्स टू कितना है, यहां पे रो के बराबर। अब हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं। A piece of wire of resistance is 20 ohm is drawn then its length become twice of its initial length, then what is the resistance of the wire। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम्स है, उसको ड्रॉन मतलब लंबा किया गया, और उसका लेंथ जो है, उसके जो इनिशियल लेंथ है उससे कितना हो जाता है, ट्वाइस मतलब दुगना हो जाता है। तो उस समय उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जब हम किसी चीज को खींचेंगे, ऐसे लंबा खींचेंगे, तो लेंथ तो इंक्रीज होगी, परंतु क्रॉस सेक्शन एरिया उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, लेंथ इंक्रीज होगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां पर हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम इन इनिशियल कंडीशन इक्वल टू वॉल्यूम इन फाइनल कंडीशन।
इनिशियल कंडीशन में लेंथ एरिया कितना था A1, वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना होता है एरिया इंटू लेंथ होता है, इसलिए हमने एरिया इंटू लेंथ लिया। और सेकेंड कंडीशन में A2 V2 हो गया। पहले एरिया कितना था A था, लेंथ कितना था L था, एरिया कितना था A2 था, और इसका लेंथ L2 है, तो L2 किसके बराबर हो गया ट्वाइस ऑफ L1, तो ये हो गया 2L1 हो गया। तो L1 क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, A2 इक्वल्स टू A1 अपॉन 2। देन resistance in initial condition that is R1 equals to rho L1 upon A1. Resistance in final condition R2 that is equals to rho L2 upon A2. तो R2 that is equals to rho L2 upon A2, तो that is equals to rho, ठीक है। L2 किसके बराबर है 2L1 के बराबर है, और A2 किसके बराबर है A1 by 2 that is 4 rho L1 upon A1, और ये किसके बराबर है that is 4 R1। तो यहाँ पर R2 जो है कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो दैट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 20 ओम्स, तो 4 इंटू 20 दैट इज इक्वल्स टू 80 ओम्स। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम जो है पहला वॉल्यूम कितना था वायर का A1L1 था, A1L1, और वॉल्यूम फाइनल कंडीशन में कितना था A2L2 था। तो यहाँ पर कितना पहला कंडीशन में A1L1 और सेकंड कंडीशन में A2, परंतु लेंथ अब कितना कर दिया आपने ट्वाइस कर दिया, तो ये 2L1 हो गया, तो A2 इक्वल्स टू A1 अपॉन A2। इस वैल्यू को उठा के पुटअप कर देते हैं, अपने पास यहाँ पे कितना आ जाता है 80 ओम्स आ जाता है। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं वायर का, अगर उसको हम लंबा कर देते हैं। अगर इसी तरीके से हम कंप्रेस करते हैं वायर को, व्हेन वी कंप्रेस द वायर, तो क्या होगा लेंथ क्या होगा डिक्रीज, एरिया इंक्रीज। जब हम इंक्रीज करेंगे वायर की लेंथ को, तो लेंथ इंक्रीजेस एरिया डिक्रीज, इसको ध्यान में रखना है बस। और अगर हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, हमको किसकी वैल्यू निकालना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर of length 1 meter is 26 ohms at 20 degree centigrade. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the wire at that टेम्परेचर। तो सबसे पहली बात यहां पर जो क्या क्या दिया हुआ है भाई, लेंथ दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वायर का डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर डायमीटर का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या निकल जाएगा डायमीटर का आधा करने से, ठीक है, रेडियस निकल जाएगा। तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, रो L अपॉन पाई R स्क्वायर।
तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ठीक है, R इक्वल्स टू कितना दिया है 26 ओम्स, लेंथ कितना दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर। ठीक, अब अपन इसमें वैल्यू रखते हैं, तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे रो निकालना है, रो इक्वल्स टू R पाई R स्क्वायर अपॉन L हो गया। तो रेजिस्टेंस कितना है 26, 3.14 इंटू इसका आधा करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा 0.3 इंटू 10 टू दी पावर -4 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 183.69 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर इसका आंसर आएगा। तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका आंसर इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो एक तरीका यह है जिसमें एरिया को हम चेंज कर देते हैं। अब हम जो सेकेंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सेकेंड टॉपिक है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप देखो, मैंने एक वायर लिया हुआ है, उस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, परंतु वायर जो है वो तो कुछ भी हो सकता है कि 100% मतलब रेजिस्टेंस तो जीरो नहीं हो सकता उसका। जब रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है तो वायर में जब करंट फ्लो करेगा तो वायर क्या करेगा, उस करंट को फ्लो करने से क्या करेगा, रोकेगा। मतलब वायर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। जब वायर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इसका मतलब क्या हो गया कि हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, करंट को फ्लो कराने के लिए। जब करंट फ्लो करेगा तो हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और ये वर्क डन जो है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आपने देखा होगा हमारे पास जो बल्ब्स हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के रूप में काम करते हैं, हमारे पास हीटर्स हैं, हमारे पास गीजर हैं जो कि सेम प्रॉपर्टी के ऊपर काम करते हैं। हमने क्या किया, एक वायर लिया जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था, उसमें करंट फ्लो कर दिया। करंट फ्लो करने से जो रेजिस्टेंस हाई होने के कारण वर्क डन करना पड़ा, लार्जर वर्क डन हुआ, और लार्जर वर्क डन के कारण क्या प्रोड्यूस हुआ, हीट। और हीट प्रोड्यूस होने से लाइट जनरेट हुई, और लाइट जनरेट हो रही है, हीट से पानी गर्म हो रहा है, हीट से खाना बना रहे हैं हम। अब देखिए, ये सिंपल मेथड है कि हमने एक जगह पर रेजिस्टेंस को ज़्यादा किया, पर रेजिस्टेंस को ज़्यादा करने से हमको नुकसान है। और क्या नुकसान है, उससे क्या मिल रहा है हमको, हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट प्रोड्यूस होने से हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो एफिशिएंसी, जो हमारी एफिशिएंसी कम होगी। अगर इसी तरीके से हम सब स्टेशन से हम अपने घर तक वायर को लेके आते हैं और उसमें अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लॉट ऑफ, ठीक है, एनर्जी इज वेस्टेड। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वेस्ट होने लगेगी, और वेस्ट होगी तो हमारे घर तक नहीं पहुंच पाएगी, और ये सबसे बड़ा नुकसान है रेजिस्टेंस। परंतु रेजिस्टेंस हमको फायदा भी है, जिससे क्या है कि आज लाइट जलाना है, आप अंधेरा हुआ, स्विच दबा दिए, आप लाइट जल रहा है, तो ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के, परंतु कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, वर्क डन किया। तो वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। जब हमने वर्क डन किया तो हमने यहां से यहां तक इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या अप्लाई किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, जिसके कारण चार्ज फ्लो कर सके। तो यहां पे वर्क डन को हम किससे डिनोट करते हैं, W से, पोटेंशियल को Q से, चार्ज V से, और चार्ज को किससे, Q से। ओम्स लॉ क्या बोला भाई, ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल्स टू IR। करंट की डेफिनेशन क्या है, दैट इज Q बाय T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो देन वी पुट द वैल्यू हियर, V इक्वल्स टू IR, और यहाँ पे कितना, Q इक्वल्स टू I इंटू T। तो W इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू T, ये हो गया
जूल्स में। तो इसका मतलब हुआ वर्क डन इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वर्क डन W दैट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये वर्क डन हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर H इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू टी, ये हो गया आपके पास जूल्स। परंतु हीट किसके फॉर्म में होती है? कैलोरी के फॉर्म में होती है। तो हमने लिखा 1 कैलोरी दैट इज इक्वल्स टू 4.18 जूल्स, ठीक है। तो 1 जूल दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4.18 कैलोरी। तो हीट दैट इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू टी कैलोरी डिवाइडेड बाय 4.18। तो इस तरीके से हमने कितना हीट प्रोड्यूस हुआ इसको कैलोरी में क्या कर दिया, मेजर कर लिया। तो यहां पर हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड बात आ गई। तो हम एक बात भी देखते हैं, यहां पर छोटी सी बात हम एक न्यूमेरिकल में सॉल्व करके देख सकते हैं। हाउ मच heat is produced if 1 ampere of current is flowing through the lamp of 10 ohm resistance. How much heat is produced if the lamp, if 1 ampere of current is flowing through the lamp of 10 ohm resistance, ठीक है। If current flows through the lamp for 1 second। मैंने ऐसी जनरल एक क्वेश्चन बना लिया कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी अगर 1 एम्पियर करंट जो है वो किसी लैंप से जो कि ऑफर करता है 10 ओम रेजिस्टेंस, और करंट जो फ्लो कर रहा है कितना, 1 सेकेंड के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है H इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू टी। H इक्वल्स टू I कितना है, 1 का स्क्वायर कर दो, रेजिस्टेंस 10 इंटू 1 सेकेंड दैट इज इक्वल्स टू 10 जूल्स। अगर इसको आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 1 कैलोरी दैट इज इक्वल्स टू 4.18 जूल्स आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, फार्मूले में अगर रखते हो आप बिल्कुल सही सही रिजल्ट पे जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड जो लास्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे पावर, ठीक है, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और इस तरीके से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को हमारे 5th सेशन में जाकर हम इसको फिनिश करेंगे। और 6th सेशन में, जो 6th सेशन है हमारा, ठीक है, उसमें हम पूरी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और उस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को आप अच्छे से सॉल्व करके देखिएगा। मैं जो बता रहा हूँ उन सब चीज़ों को आप एक एक दो बार प्रैक्टिस करके देखिएगा कि आपकी फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी, आपको एकदम हिंदी से भी सरल हो जाएगी फिजिक्स, आपको बहुत आसान लगने लगेगी। अगर कोई चीज़ हमें समझ में आती है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है, परंतु दिक्कत इस बात की है कि हम कॉन्सेंट्रेट होकर उस चीज़ों को नहीं सुनते। हम कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपका जो आपके जो नोट्स है वो मैं अपना लिंक दे रहा हूँ, उस डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, आपको पूरे लिंक में आपके नोट्स मिल जाएंगे। और दूसरी बात, इस वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय स्टूडेंट्स, ओके बाय।